नई आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमजद उस्मानी। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और इस बार का जो सत्र हुआ है वो पिछली दो लोकसभा के मुकाबले एकदम अलग नज़ारा पेश करता रहा है। इस बार विपक्ष में जो नेता आए हैं और विपक्ष को जो मजबूती 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली है उसका असर लोकसभा में देखने को मिला है। पिछली दो लोकसभा में होता यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर बड़े आक्रामक रहते थे और उन आक्रामक तेवरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर भी शामिल होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में मौजूद रहे। इससे पहले दोनों बार वो संसद में मौजूद थे, लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल नहीं था। इस बार जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें दी है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हुआ है और अपने तेवर से राहुल गांधी ने साबित किया कि वो लोकसभा में विपक्ष की आवाज है। उनकी आवाज में आवाज मिलाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोई मौका नहीं चूका, बल्कि लोकसभा सत्र के आरंभ में ही उन्होंने जो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया वो पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर देने वाला रहा। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा कि यह सरकार हारी हुई सरकार है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि भारतीय जनता पार्टी जो दो लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाती रही है, इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत नहीं मिला और उसे अपने सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। इसलिए अखिलेश यादव का ये रिमार्क भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी गुजरा है और वहां मौजूद सभी बड़े नेताओं के चेहरों पर उसका असर देखने को मिला। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल से आते हैं और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने भी जोरदार तरीके से सरकार पर हमला बोलने का काम किया है। इसके अलावा कई अन्य विपक्षी नेता सरकार पर हावी होते दिखाई दिए। साफ दिख रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मनोबल पहले जैसा नहीं है। लोकसभा का जो असर है वो राज्यसभा में भी देखने को मिला। राज्यसभा में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी दबंग आवाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बड़े सलीके से बड़ी मजबूती से सरकार पर हमले बोले। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा ने बजट पर बहस के दौरान जो आंकड़े और तथ्य पेश किए हैं उनका जवाब सरकार के पास नहीं था, ऐसा साफ दिखाई दे रहा था। इनके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी राज्यसभा में देखने को मिली हैं जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। विशेष रूप से
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनके आचरण पर विपक्षी सदस्यों को आपत्ति रही है। और सत्र के अंत में जया बच्चन का उनके साथ जो बहस मुबाहिसा हुआ है वो उपराष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल उठाता है। दरअसल आज के दौर में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के जैसे गरिमामय पद राजनीति का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी की वफादारी से उक्त पदों पर बैठे हुए लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं और उनके व्यवहार से, उनके टिप्पणियों से उनकी वफादारी का आभास हो जाता है, जिसको लेकर दुविधा खड़ी होती है। जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने हैं और उनके रवैये से ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए निष्ठा अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं और साथ ही साथ उनके रवैये से ये भी लगता है कि वो आने वाले समय में राष्ट्रपति बनने की इच्छा अपने दिल में लिए हुए हैं। इसी वजह से वो पार्टी हाईकमान को खुश करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। विपक्षी सदस्यों के साथ उनका जो व्यवहार है वो उनके पद की गरिमा के अनुसार नजर नहीं आता है। ये चीज इस लोकसभा में सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम जितनी दृढ़ता के साथ पेश किया गया था, वो दृढ़ता बहुत देर तक वहां कायम नहीं रही। विपक्ष की मजबूत आवाज के सामने और सहयोगियों के दबाव में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसी बिल पर अपने कदम पीछे हटाने पड़े और विपक्ष की मांग थी कि आनन फानन में इतना महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश करके पास कराने का कोई औचित्य नहीं है, इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। लोकसभा में यह आवाज विपक्ष उठा रहा था, लेकिन ऐसे समाचार हैं कि जो सहयोगी दल है, विशेष रूप से तेलुगु देशम पार्टी, उनका ये दबाव था कि इस बिल को लोकसभा में पास ना करा के इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए और प्रवर समिति के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, हालांकि उसमें एनडीए का बहुमत है, लेकिन उसमें विपक्षी सांसद भी मौजूद हैं और ऐसे सांसद मौजूद हैं जो मजबूती के साथ आवाज उठा सकते हैं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में वो मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद संसद में जो स्थिति बन रही है वो मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत आसान नहीं होगी और विपक्ष का दबाव विभिन्न मुद्दों पर बढ़ता जाएगा। जो समय गुजरेगा सरकार की आसानियां कम होती जाएंगी और उसकी दुश्वारियां बढ़ती जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जितनी दबंगई के साथ अब तक सरकार चलाते आए हैं, उस दबंगई के साथ अब उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा।